हाँ स्टूडेंट्स, देखिए अब वॉइस के कॉन्सेप्ट हम करते हैं। तो ये सेकंड लेक्चर है हमारा। आते हैं, शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा रिवीजन भी पकड़ते हैं। एक्टिव वॉइस व्हेन सब्जेक्ट डज समथिंग। सेंटेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट कुछ कर रहा है तो वर्ब एक्टिव वॉइस होती है। पैसिव वॉइस व्हेन सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन। जब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम हो तो वो पैसिव वॉइस होता है। वो पैसिव वॉइस होता है। तो अब यहाँ पे रीना इज टीचिंग, सब्जेक्ट काम कर रहा है तो ये एक्टिव वॉइस है। यहाँ साइंस इज बीइंग टॉट, ये साइंस पढ़ाई जा रही है तो ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो ये हमने किया था कॉन्सेप्ट। ये सेकंड कॉन्सेप्ट था ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, कि सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस संभव है और इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं। मतलब सेंटेंस में व्हाट और हुम का जो रिप्लाई होता है, जो व्हाट और हुम का रिप्लाई होता है, सिर्फ उसको ही, उस ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बना सकते हो। और अगर सेंटेंस में व्हाट या हुम का रिप्लाई है, सेंटेंस में व्हाट या हुम का रिप्लाई है तो वर्ब ट्रांजिटिव है, उसका पैसिव वॉइस संभव है। और अगर सेंटेंस में व्हाट और हुम का रिप्लाई नहीं है तो वर्ब इंट्रांजिटिव है, उसका पैसिव वॉइस संभव नहीं है। तो यही था, ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस पॉसिबल है और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है, और उसका क्राइटेरिया होगा व्हाट और हुम। ठीक है, तो ये भी हमने कर लिया था। अगला आते हैं, तो ये वही है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो पैसिव वॉइस बन गया, ये दोनों इंट्रांजिटिव वर्ब हैं तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है, हाउ टू ट्रांसफॉर्म एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, कि भाई एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बनाएं, हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बनाएं, तो ये हमें देखना है। तो पहला हमारा जो पॉइंट था वो क्या था, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाएं। तो ये कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट, जो डूअर होता है एक्शन को करने वाला, और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना लेते हैं, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना लेते हैं। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और उससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो बी का फॉर्म होता है। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी प्लस V3 चाहिए ही चाहिए। ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डूअर बनेगा। अब जब ये डूअर होता है काम को करने वाला तो इसके साथ बाय आएगा कि इसके द्वारा ये काम किया। तो यही बना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना तो जैसे मैंगोज है ना, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना और उसके साथ बाय तो ये बाय राम। तो ये हमारा कंपलसरी, सब्जेक्ट जो है कंपलसरी है, और जो हेल्पिंग वर्ब है टेंस के अकॉर्डिंग लगती है, टाइम के अकॉर्डिंग। ये प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पे आर, यहाँ सोल्ड होता तो यहाँ वर हो जाता। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और बाय प्लस राम ऑप्शनल होता है कि बाय प्लस डूअर सेंटेंस में आ भी सकता है, नहीं भी। जैसे हम कहते हैं आई एम इंटरेस्टेड, दिल्ली इज पॉल्यूटेड, मुंबई इज क्राउडेड, तो इसके अंदर बाय प्लस डूअर की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक आइडियल स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है फिर, कि मतलब जनरली पूरे पैसिव वॉइस में यही स्ट्रक्चर लगेगा, पूरे पैसिव वॉइस में यही स्ट्रक्चर लगेगा कि सब्जेक्ट बी प्लस V3 बाय प्लस डूअर। तो हर पैसिव वॉइस में यही लगेगा। तो सब्जेक्ट बी प्लस V3, क्योंकि जब भी आप, ये कंपलसरी है, पैसिव वॉइस बनाओगे तो बी प्लस V3 देना ही देना पड़ेगा। तो देखो इंडेफिनेट में भी बी प्लस V3, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर भी बी प्लस V3, वो बी की जगह बीइंग हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी बी प्लस V3, बस बीन हो गया यहाँ पर क्योंकि ये परफेक्ट है। समझ रहे? तो पैसिव वॉइस बना रहे हो, पैसिव वॉइस बना रहे हो तो V3 से पहले बी का फॉर्म लगेगा। अब बी का कोई सा भी फॉर्म लग सकता है, इज एम आर, वाज वर, बीन, बीइंग, कोई सा भी लग सकता है। समझ में आई बेटा बात? ये कोई सा भी लग सकता है। तो ये मॉडल्स आया, इंग्लिश शुड बी टॉट हियर, की इंग्लिश यहाँ पढ़ाई जानी चाहिए। तो मॉडल के बाद भी बी प्लस V3 का इस्तेमाल है। तो कह रहा है V3 से पहले आपको बी का फॉर्म देना पड़ेगा, चाहे इज एम आर, चाहे वाज वर, चाहे बीइंग, चाहे बीन, चाहे बी, कोई सा भी फॉर्मेशन लो, आपको एक फॉर्म, मतलब एक देना पड़ेगा बी का फॉर्म, कोई सा भी, जरूरत के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये कल की क्लास में सब कर लिया था हमने, ये सब कल की क्लास में हमने कर लिया था। ठीक है, अगर इस बारे में डिटेलिंग में जानकारी चाहिए तो वो पहला सेशन देखें, फिर दूसरा ये आज का सेशन देखें।
बाकी मैं थोड़ी थोड़ी रिवीजन ले रहा हूँ। थर्ड पॉइंट था द पैसिव वॉइस ऑफ टेंस, प्रेजेंट एंड पास्ट, कि फ्यूचर का पैसिव वॉइस अभी नहीं बता रहा हूँ, यहाँ तक तो हमारा प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, ठीक है। तो कहता है अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 V5 और पास्ट इंडेफिनिट में V2, तो इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा, इसका पैसिव वॉइस ऐसे बनेगा, जब भी ये नजर आए इनका पैसिव वॉइस बनेगा B + V3। इंडेफिनिट, प्रेजेंट में इज एम आर प्लस V3, पास्ट में वाज वर प्लस V3, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। कॉन्टिन्यूस, जब भी V4 आए उसका पैसिव वॉइस बनता है बीइंग प्लस V3, तो ये होता है कॉन्टिन्यूस, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में आईएनजी लगता है तो ये हुआ कॉन्टिन्यूस। और प्रेजेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर लगाओगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और अगर वाज वर लगाओगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूस। और ऐसे ही परफेक्ट, V3 आएगा तो उसका पैसिव वॉइस बनता है बीन प्लस V3, तो ये बनता है परफेक्ट, और परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो ये बी की थर्ड फॉर्म है बीन। तो प्रेजेंट परफेक्ट, तो हैज़ से पता चला ये प्रेजेंट है, बीन प्लस V3 से पता चला परफेक्ट है, तो क्या बना प्रेजेंट परफेक्ट। फिर था पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट यहाँ पे हैज़ की जगह यहाँ पर हैड लगा दो, ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट हैड बीन प्लस V3, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट। तो मतलब ये समझ लो इंडेफिनिट में, एक्टिव वॉइस में ये आएगा इंडेफिनिट तो पैसिव वॉइस ये बनेगा, कॉन्टिन्यूस ये आएगा तो पैसिव वॉइस ये बनेगा, और परफेक्ट ये आएगा तो पैसिव वॉइस ये बनेगा, ठीक है। अभी इन कॉन्सेप्ट को समझ लो, क्योंकि जैसे बात करें कुछ बच्चे बैंक के भी होंगे, इसमें बैंक के अंदर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं आता, लेकिन भाई ब्लैंक एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट तो आते हैं। तो यहाँ पे एसएससी के बच्चे भी होंगे, यहाँ पर बैंक के बच्चे भी होंगे। बैंक के बच्चों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं आता, लेकिन एसएससी के बच्चों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आता है। लेकिन बैंक के बच्चों का ब्लैंक एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट जरूर आते हैं पैसिव वॉइस से रिलेटेड। तो इसलिए आप वॉइस को सीख लीजिए, जब सीख लेंगे तो इनके अंदर एरर कैसे आते हैं ये मैं समझाऊंगा, इनके अंदर एरर कैसे आते हैं ये मैं समझाऊंगा। चलो समझाऊंगा क्या, मैं भी समझा ही देता हूं, मैं अभी समझा देता हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, टी ग्रोज इन सीलन एंड असम, टी ग्रोज इन सीलोन एंड असम। तो ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी। अगर बिल्कुल ठीक है तो नो एरर डी। आप मुझे एरर बता पाएंगे इसमें, एरर क्या है, गलती क्या है? ये नो एरर है, इसमें आप मुझे एरर बता पाएंगे कि एरर क्या है? सोचिए, बताइए। CHSL का जो लेवल है वो SSC का जो लेवल है वही है। CHSL का लेवल SSC का लेवल सेम है। CHSL में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आता है और उससे रिलेटेड ब्लैंक एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आता है, ठीक है। तो देखो अब इसके अंदर, अब आपने सोचा होगा, अब मैं आपको समझा दूं। तो बेटा टी जो है, टी नॉन डूअर है। देखो अगर सब्जेक्ट डूअर होगा तो एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करो, और सब्जेक्ट जो है वो नॉन डूअर है, तब आप पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करो। जैसे हमने बोला राम ईट्स आइसक्रीम्स, राम आइसक्रीम खाता है, इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या बनाओगे कि आइसक्रीम्स आर ईटन बाय राम, यही हो जाएगा, आइसक्रीम्स आर ईटन बाय राम। तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो राम जो है वो डूअर है, एक्शन को कर रहा है, तो फिर एक्टिव वॉइस का वर्ब लगेगा। जब बात करते हैं सब्जेक्ट अगर डूअर है तो एक्टिव वॉइस, लेकिन आइसक्रीम तो नॉन डूअर है, वो एक्शन कर ही नहीं सकता। तो जब एक्शन नहीं कर सकता तो इसके ऊपर पैसिव वॉइस का वर्ब, उसके साथ पैसिव वॉइस का वर्ब। तो सब्जेक्ट अगर एक्शन कर रहा है तो एक्टिव वॉइस का वर्ब, और सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो रहा है तो पैसिव वॉइस का वर्ब। तो ये बना राम ईट्स आइसक्रीम्स, राम आइसक्रीम खाता है, कहता है आइसक्रीम खाई जाती है राम के द्वारा। तो जब कहता है नॉन डूअर होगा तो पैसिव वॉइस का वर्ब। अब ये बताओ टी कोई काम कर सकती है? नहीं,
तो टी क्या हुआ, टी क्या हुआ, नॉन डूअर, नॉन डूअर है तो पैसिव वॉइस का वर्ब लगाओ, पैसिव वॉइस का वर्ब लगाओगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है इज एम आर प्लस वी3, लिखवाया है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है बी प्लस वी3, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बी प्लस वी3, तो बी का मतलब इज एम आर प्लस वी3, तो टी जो है सिंगुलर है इसलिए इज ग्रोन करना पड़ेगा, टी इज ग्रोन। तो अब देखो इसके अंदर तो मैंने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं पूछा, लेकिन इस एरर के अंदर जो आंसर निकला वो निकला तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से ही, आंसर निकला कहां से, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस ही निकला। तो बेटा बहुत से एग्जाम्स में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं आता, लेकिन ब्लैंक्स, एरर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट तो हर एग्जाम में आते हैं, एंड अबव ऑल ट्रांसलेशन, पैसेज तो हर एग्जाम में आता है। और जब पैसेज आएगा भाई मेरे, जब पैसेज आएगा तो पैसेज के अंदर वो वॉइस से रिलेटेड भी तो सेंटेंसेस लिखेगा, बात को समझाने के लिए वॉइस से रिलेटेड भी सेंटेंस लिखेगा, तो ट्रांसलेशन में काम आएगा। इसलिए आप सभी करें, इसे अवॉइड ना करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए इसकी वैल्यू बहुत है, पैसिव वॉइस का वैल्यू बहुत है। इसके बाद नरेशन करेंगे, पहले इसे देख लो, अगला पॉइंट पकड़ते हैं। तो इसके लिए हमने प्रैक्टिस दिया था, तो मैंने आपको ये प्रैक्टिस दिया था, ये रहा प्रैक्टिस, ये रहा प्रैक्टिस कि भाई पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, और उसके बाद भाई आंसर भी दे दिए। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस के साथ साथ इसके आंसर्स भी दे दिए कि 6 सेंटेंस है तो 3 के आंसर ये रहे और 3 के आंसर ये रहे, 4 5 6, तो इनके आंसर्स भी मैंने आपको दे दिए। फिर देख लें, देखो ये जो समझाया है मैंने, ये जो समझाया है इन तीनों के, थर्ड पॉइंट की जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस ये रही, ये रही प्रैक्टिस। तो 6 सेंटेंस में प्रैक्टिस है, 5 ये रहे, पढ़ लो देख लो पूरा, 5 ये रहे, छठा सेंटेंस ये रहा, 6 सेंटेंस में प्रैक्टिस है। और इन 6 के आंसर, तो आंसर 3 ये रहे और 3 के आंसर ये रहे। अब आपको कोई दिक्कत है तो डिस्कस कर लेना मुझसे, क्वेश्चन भी दे दिया, आंसर भी दे दिया, समझा भी दिया कैसे बनेगा, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट नंबर 4 अब आ जाता है, कॉन्सेप्ट नंबर 4 द पैसिव वॉइस ऑन मॉडल्स। मॉडल्स का पैसिव वॉइस तो ये भी हमने कल कर ही लिया था। तो हमने बताया था इंसान के जो प्रेजेंट के व्यूज होते हैं, इंसान के जो व्यूज होते हैं हमेशा प्रेजेंट में होते हैं। तो प्रेजेंट में रहकर वो फ्यूचर के लिए कुछ सोच रहा है, प्रेजेंट में रहकर प्रेजेंट के लिए कुछ सोच रहा है, तो उसे प्रेजेंट पर्सपेक्टिव कहते हैं। प्रेजेंट पर्सपेक्टिव मतलब प्रेजेंट के व्यूज, और प्रेजेंट के व्यूज हमारे फ्यूचर के लिए भी हो सकते हैं। तो प्रेजेंट पर्सपेक्टिव, तो जब प्रेजेंट पर्सपेक्टिव की बात करता है तो हमें जो मॉडल लगाना होता है वो मॉडल के साथ V1 लगाना होता है एक्टिव वॉइस में। और अगर पास्ट पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, पास्ट पर्सपेक्टिव की बात कर रहा है मतलब प्रेजेंट में रहकर पास्ट की बात कर रहा है, तो उस वक्त हमें जो लगाना होता है वो मॉडल के साथ हैव प्लस V3 लगाना होता है। तो फिर मॉडल, ये दोनों एक्टिव वॉइस हो गए, तो भाई ये क्या हुआ, ये मॉडल प्लस V1 ये एक्टिव, और मॉडल हैव प्लस V3 ये भी एक्टिव। तो अब मॉडल्स के 2 पैसिव वॉइस बनेंगे, एक प्रेजेंट पर्सपेक्टिव का, एक पास्ट पर्सपेक्टिव का। तो पहले प्रेजेंट पर्सपेक्टिव की ओर बढ़ते हैं कि प्रेजेंट पर्सपेक्टिव का मॉडल कहता है एक्टिव वॉइस में मॉडल प्लस V1 का इस्तेमाल होगा और पैसिव वॉइस में मॉडल B प्लस V3, ठीक है। तो ये मॉडल तो लगेगा ही लगेगा, एज इट इज मॉडल लगेगा, चेंज नहीं करना, कैन का कैन रखना, मे का मे रखना, शेल विल का शेल विल रखना, ऐसा नहीं करना कैन का कुड मे का माइट कर दो, क्यों, वो नरेशन में होता है, ये वॉइस में नहीं होता है। कैन का कैन, मे का मे, तो शेल विल का शेल विल, उसको वुड मत करना। इसके अंदर जो मॉडल्स एक्टिव वॉइस में वही मॉडल्स पैसिव वॉइस में, तो भाई जो मॉडल हमने ऊपर लगाया वही मॉडल नीचे। तो पैसिव वॉइस अगर बना रहे हैं, पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो इस दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जहां बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ना लगे, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जहां बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ना लगे। तो ये मॉडल का ये पैसिव वॉइस, ठीक है। तो ये रहा प्रेजेंट पर्सपेक्टिव। तो जैसे हम कह सकते हैं यू शुड लर्न इंग्लिश, तो इंग्लिश शुड बी लर्नड बाय यू, तो क्या बन जाएगा, देखो यू शुड लर्न इंग्लिश, तो बन जाएगा इंग्लिश शुड बी लर्नड बाय यू। तो ये है ना, ये मैंने कल भी बता दिया था, आज भी मैंने थोड़ा समझा दिया। उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस थियरी 5 सेंटेंस, तो मॉडल प्लस V1 ये प्रेजेंट पर्सपेक्टिव के सेंटेंस है, मॉडल प्लस V1। फ्यूचर इंडेफिनिट विल प्लस विल ईट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इससे बन जाएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस थी, बट आंसर्स भी यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिए, लेकिन इन आंसर्स पर फोकस आप तब कीजिएगा जब आप खुद बना लो, फिर आंसर्स मैच कर लेना, फिर आंसर्स मैच कर लेना, पहले आप खुद बना लो।
और ये मैं पूरे का पूरा PDF मैं आज दे दूंगा, ये कल अपलोड हो जाएगा, पूरा PDF आज दे दूंगा, कल अपलोड हो जाएगा, आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। ये नहीं कि आपको ऐप खोलना पड़े, आप डायरेक्ट इसी में से देख सकते हो, एज इट इज़ यही वाला ऐप ऐसे मिल जाएगा। ये सॉरी, यही वाले जो क्या कहते हैं स्लाइड्स हैं, ये PPT की जो क्या कहते हैं, ये पूरी स्लाइड एज इट इज़ मिल जाएंगी आपको। इसका PDF दे दूंगा इस स्लाइड्स का, ठीक है। ये रहा पास्ट पर्सपेक्टिव। तो अगर पास्ट पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं तो कह रहा एक्टिव वॉइस मॉडल हैव प्लस V3, ये थोड़ा पीछे छुप गया, मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है। एक्टिव वॉइस मॉडल हैव प्लस V3, यहाँ पर हैव प्लस V3 है, ये मैं सही कर दूंगा, बाकी अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये है ना। और इसका पैसिव वॉइस बनेगा तो मॉडल हैव, पैसिव वॉइस में यहाँ से हटाकर यहाँ कर देता हूँ, मॉडल हैव प्लस V3, बीन प्लस V3। तो इस एक्टिव वॉइस का ये पैसिव वॉइस। तो हमने एक बात किया था अभी, जब भी V4 आएगा मतलब ING फॉर्म आए, जब भी ING फॉर्म आएगा तब भी उसका पैसिव वॉइस आप बनाएंगे बीइंग प्लस V3, उसे बनाएंगे आप बीइंग प्लस V3 से। और जब भी आपका V3 आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे आप बीन प्लस V3 से, बीन प्लस V3 से। तो बेटा यही आया मॉडल हैव प्लस V3, तो V3 आया तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा बीन प्लस V3, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर है यू शुड हैव स्पोकन, तो इधर जो लिखा है दैट इज स्पोकन, यू शुड हैव स्पोकन द ट्रुथ टू मी, तुम्हें मुझसे सच बोलना चाहिए था। तो अब जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो इसका पैसिव वॉइस जो बनेगा वो बीन प्लस V3, कि द ट्रूथ जो सच है शुड हैव बीन स्पोकन, बोला जाना चाहिए था, टू मी मेरे से, बाय यू। तो मैंने पिछली वीडियो में एक सीक्वेंस बताया था कि मॉडल के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप रिमेनिंग पार्ट रखेंगे, फिर बाय प्लस डूअर, और उसके बाद प्लेस, टाइम और रीजन। ये कल मैंने बताया था, सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। तो ये क्या था, ये टू मी रिमेनिंग पार्ट था, ये बाय प्लस डूअर, अगर टाइम प्लेस रीजन होता तो बाद में आ जाता, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। तो उसके रिगार्डिंग अब यहाँ पर हमने 6 सेंटेंस दिए प्रैक्टिस के लिए, मॉडल हैव प्लस V3 पास्ट पर्सपेक्टिव के लिए, मॉडल हैव प्लस V3, और इसी के अंदर आ गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट। तो प्रेजेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट प्रेजेंट पर्सपेक्टिव से बन गया, फ्यूचर परफेक्ट हमारा, फ्यूचर परफेक्ट जो है वो पास्ट पर्सपेक्टिव से बन गया। तो इसके आंसर्स 6 के 6 के आंसर्स ये रहे, 3 इधर दे दिया आंसर, और 3 ये रहे, ठीक है आंसर। अच्छा वो कपिल, वो जो है ना बेटा ख़त्म होने वाला है, उसके अंदर शायद अभी 78 शायद लेक्चर्स हो चुके हैं, नियर अबाउट, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, बाकी वो 90 लेक्चर्स तक है। तो मतलब अभी 10-12 दिन में ख़त्म हो जाएगा वो, अभी वो 10-12 दिन में ख़त्म हो जाएगा हमारा, है ना। तो उसका VOD ले लेना, वो भी बहुत इफेक्टिव है, बहुत बढ़िया। इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इंट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव, ये कल समझा दिया था, वर्ब टू बी वर्ब टू है, इनका पैसिव वॉइस कभी नहीं बनेगा, ठीक है। अब आते हैं बाय यूजिंग हो। अब यहाँ पर थी हमारी कहानी, यहाँ से हमारी आज की क्लास शुरू होती है, यहाँ से हमारी आज की क्लास शुरू होती है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है, तो मैं समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। बेटा हमारे एक आइडियल स्ट्रक्चर निकल कर आया था, पैसिव वॉइस बनाओगे तो जनरल स्ट्रक्चर हमारा यही है, क्या, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बी की फॉर्म, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब बी की फॉर्म होती है ना, और फिर हम V3 बाय प्लस डूअर प्लस में फुल स्टॉप। तो ये तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हुआ। तो जब इंटेरोगेटिव बनाना होता है ना, जब हमें इंटेरोगेटिव बनाना होता है तो बेटा हम क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब को पहले, सब्जेक्ट को बाद में कर देते हैं, इंटेरोगेटिव बन जाता है। तो हम इसे को करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट को बाद में कर दिया, तो ये बन गया इंटेरोगेटिव, ये बन गया इंटेरोगेटिव, ठीक है। बाकी सब एज इट इज लिख दो, V3 बाय
प्लस डूअर, जो मैंने एक आइडियल स्ट्रक्चर दिया था उसी के अंदर मैंने बदलाव कर दिया। तो इसके अंदर पहला पॉइंट ये आता है कि अगर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होगा तो ऑब्वियस हेल्पिंग वर्ब ही शुरू में रखा जाएगा। जैसे सेंटेंस है हाँ जी बेटा सॉरी, जैसे अब हम सेंटेंस अगर हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख के पूछते हैं तो ऑब्वियस पैसिव वॉइस में भी शुरू में रख के पूछेंगे। जैसे मैंने पूछा कि भाई डू यू लर्न इंग्लिश, मैंने पूछा डू यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? तो अगर मैंने भाई हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पुट किया है तो ऑब्वियस आंसर भी हेल्पिंग वर्ब से ही निकलेगा। डू यू लर्न इंग्लिश, तो कह रहा है अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब है, क्या कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगता है? बी प्लस V3। तो बी का मतलब हो जाएगा इज एम आर, तो ऑब्वियस डू की जगह आपको इज एम आर को देनी है, डू की जगह इज एम आर को। अब मैं इज लिखूं, एम लिखूं, आर लिखूं, तो भाई हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट कहां से आता है? ऑब्जेक्ट से। तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, तो फिर इज एम आर में से आपको इज लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को ही तो सब्जेक्ट बनाओगे, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? इज इंग्लिश। तो क्या हो जाएगा? इज इंग्लिश। V3 बाय डूअर, तो V3 क्या हो जाएगा? लर्नड बाय, और डूअर कौन सीखता? सीखता कौन है? सब्जेक्ट कौन है? तो यू, तो बाय यू। इज इंग्लिश लर्नड बाय यू। ठीक है। अब एक चीज, अगर ये कॉन्टिन्यूअस होता ना, अगर ये कॉन्टिन्यूअस होता, जैसे आर यू लर्निंग इंग्लिश, तो बस लर्न से पहले आपको बीइंग लगाना पड़ता कि इज इंग्लिश बीइंग लर्नड बाय यू। समझ रहे बात को? अगर ये परफेक्ट होता तो लर्नड से पहले बीन लगाना पड़ता। ये ध्यान रखना कि अगर इंडेफिनिट है, चलो ये भी लिख देता हूं मैं अलग से, देख लें। अगर इंडेफिनिट है, समझ लीजिए बहुत इजी बात हो जाएगी। अगर इंडेफिनिट है तो V3 से पहले बी का फॉर्म, चाहे इज एम आर चाहे वाज वर। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो इस V3 से पहले आप बीइंग लगाएंगे, और अगर परफेक्ट है तो इस V3 से पहले आप बीन का यूज कीजिएगा, और अगर मॉडल दे रखा है तो V3 से पहले बी का यूज कीजिएगा। कितना सिंपल है, ठीक है। रीजन भी बता दूं कि भाई जैसे इंडेफिनिट है तो ये तो सिंपल हो ही जाएगा, कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें आईएनजी चाहिए होता है, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, और मॉडल के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है। दैट्स इट, क्लियर हो गया? आते हैं वापस इसमें। तो यही बात, अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो V3 से पहले बीइंग लगा देना, परफेक्ट होगा तो V3 से पहले बीन लगा देना, और अगर मॉडल होगा तो V3 से पहले बी लगा देना। बाकी यही स्ट्रक्चर रहेगा, स्ट्रक्चर यही रहेगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये था हेल्पिंग वर्ब से। अब मैं कहता हूं अगर WH फैमिली से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, WH फैमिली से क्वेश्चन पुट कर लिया जाए, जैसे हम क्वेश्चन पुट कर लिया कि भाई वाई डू यू लर्न इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश क्यों पूछते हो? तो सब कुछ सेम है, बस हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली आ जाएगी। देख लो, ये कह रहा है। अब अभी तो हेल्पिंग वर्ब से पूछा, अगर WH फैमिली से क्वेश्चन पुट कर ले तो सब कुछ सेम है, बस हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली लगा देना, सब कुछ सेम रहेगा कि वही WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, V3 बाय डूअर, ये सब कुछ पहले WH फैमिली, तो Y का Y लगा दो, तो क्या हो जाएगा? वाई डू यू लर्न इंग्लिश, तो Y का Y, तो Y इज इंग्लिश लर्नड बाय यू, सब कुछ वैसे आ जाएगा। डू यू लर्न इंग्लिश का क्या किया? डू यू लर्न इंग्लिश हमने यही तो बना था, इज इंग्लिश लर्नड बाय यू, है ना। और फिर क्या लगा दिया? वाई का WH फैमिली लगाया तो WH फैमिली का WH फैमिली, कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। लेकिन एक चीज देखो, अब जो कहानी है ना, यहां तक तो मतलब बड़ा आसान है, जो नजर आ रहा है वही है। इसके बाद की कहानी थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन पहले उसकी कहानी को समझने के लिए कहानी समझ लो। एक कहानी सुनाता हूं, कहानी दिखाता हूं, कहानी समझाता हूं। सिर्फ दो WH, ये समझ लो, दो WH फैमिली को छोड़कर
हु और हुम को छोड़कर बाकी सब WH फैमिली के अंदर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मिलते हैं। मीन्स आप अगर देखेंगे तो ये रही वर्ब, ये रही वर्ब, ठीक है ना, तो ये रही वर्ब, तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन हुआ, इंग्लिश, ठीक है। इस एक्शन को कर कौन रहा है, यू, तो ये हमारा यू सब्जेक्ट, तो मतलब हमारे पास सब्जेक्ट भी है, यहां पर ऑब्जेक्ट भी है। समझना मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूं। इन दोनों को छोड़कर बाकी और WH फैमिली से क्वेश्चन पुट करोगे तो वर्ब का डूअर भी होता है, कौन कर रहा है, सब्जेक्ट भी है, और हमारे पास वर्ब का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट भी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। वॉटर होम से रिप्लाई आता है, होता ही होता है, दोनों ही होते हैं, ये भी है ये भी है। अब कह रहे हैं अगर दोनों हैं तो दोनों को अपनी जगह मिल गई, तो भैया जी ऑब्जेक्ट दे रखा है तो सब्जेक्ट मिल गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट दे रखा है तो ऑब्जेक्ट मिल गया, डूअर मिल गया, काम को करने वाला मिल गया, तो भैया जी मिल ही गया। क्लियर हुआ कि नहीं, मिल गया। अब जरा हु से क्वेश्चन पुट करो। अब यहां से हु से क्वेश्चन पुट करते हैं। हमने बोला, क्या बोला हमने बोला हु टीचेस यू साइंस। हमने बोला हु टीचेस यू साइंस, कि तुम्हें साइंस कौन पढ़ाता है। ध्यान दीजिएगा बेटा। अब ये दूसरी कहानी, एक कहानी तो समझ में आ गई। वो कहानी क्या थी कि भैया जी किसी भी WH फैमिली से क्वेश्चन पुट कीजिएगा, किसी भी WH फैमिली से आप क्वेश्चन पुट करेंगे तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होंगे, वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होंगे। अब जरा यहां पर क्वेश्चन पुट कीजिए तो देखिए यहां पर हमने क्वेश्चन पुट किया कि भाई इंग्लिश कि भाई टीच किसे किया जाता है, वर्ब का इफेक्ट किस पर पड़ता है, यू पर, जिसके ऊपर वर्ब का इफेक्ट पड़ता है तो वो ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का मतलब है आप सब्जेक्ट बना दोगे, ऑब्जेक्ट का मतलब है आप सब्जेक्ट बना दोगे। और हम कहते हैं भाई टीच करता कौन है, भाई कौन टीच करता है, भाई जो टीच करता है उसी के लिए तो क्वेश्चन है, मतलब इसके अंदर तो सब्जेक्ट है ही नहीं, इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं है। फिर बता रहा हूं, और दूसरी WH फैमिलीज होंगी हु और हुम को छोड़कर, उनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होंगे, लेकिन हु से क्वेश्चन पुट करोगे तो सब्जेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन पुट करते हैं। इसीलिए हु का जो असली नाम है, हु का असली नाम जो है वो होता है ग्रामेटिकल नाम, रियल नाम, दैट इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये होता है हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, मतलब ये सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन पुट करता है, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा। तो हमने एक आइडियल स्ट्रक्चर क्या लिया था भैया, ये भी ध्यान देना। हमने आइडियल स्ट्रक्चर क्या लिया था भाई, WH फैमिली होगी तो वो लगेगी, अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, और उसके बाद जो यूज होगा वो V3 बाय प्लस डूअर, काम को करने वाला। एक्शन कौन कर रहा है, वो डूअर, यही होता है। अब एक पॉइंट, अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पॉइंट इज अब WH फैमिली क्या आएगी, अभी देखते हैं क्या आएगी WH फैमिली। ध्यान देना, इस WH फैमिली के लिए मैंने जगह छोड़ दी, क्या आना चाहिए और क्यों आना चाहिए अभी बताऊंगा, जगह छोड़ दी। अब आते हैं भाई हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यू है, तो भैया जी यू जो है वो सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आर, ठीक है, आर यू। WH फैमिली छोड़ दिया मैंने, हेल्पिंग वर्ब ये आ गया आर, सब्जेक्ट आ गया यू। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म पकड़ लो, टीच का टॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म पकड़ लो। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म पकड़ लेते हैं तो यहां पे ना एक काम करो, हु टीचेस यू, अभी साइंस हटा दो, अभी साइंस हटा दो, है ना बेटा, अभी सिर्फ इतना ले, बस समझे, क्योंकि इसमें डबल ऑब्जेक्ट आ गए, वो डाई ट्रांजिटिव, वो आगे भी कॉन्सेप्ट आ रहा है डाई ट्रांजिटिव, क्योंकि जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो तो कॉन्सेप्ट अलग लग जाता है। तो मैंने दो कॉन्सेप्ट वाला दे दिया था, वो डुअल कॉन्सेप्ट, अभी मैंने हटा दिया, अब सिंगल ऑब्जेक्ट है। हु टीचेस यू कि तुम्हें कौन पढ़ाता है, सिर्फ इतना। तो कहते हैं कि डैश आर यू टॉट, ठीक है, कि यहां पर हो गया, अब यहां तक आ गया, तो अब क्या मांग रहा है भाई, ये छोड़ दिया हमने, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, सब्जेक्ट आ गया, V3 आ गया। अब कहता है बाय प्लस डूअर, तो बाय प्लस डूअर, तो बाय प्लस डूअर होता है जो एक्शन कर रहा है, एक्शन को कर कौन रहा है, वो तो है ही नहीं। अब भाई एक्शन को कर कौन रहा है, वो है ही नहीं, तो अगर एक्शन को कोई कर नहीं रहा तो अब आप डूअर लगा नहीं पाओगे। अब एक्शन को कोई कर नहीं रहा तो आप डूअर लगा नहीं पाओगे, क्योंकि भैया जी जब सब्जेक्ट ही नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट लगाओगे कहां से,
तो ये आपको हटाना पड़ेगा, हु वाले केस में इसे हटाना पड़ेगा। अब इस बाय का क्या करें, तो ये बाय का क्या करें, तो मीन्स अगर यहाँ पे डूअर मतलब अगर ऑब्जेक्ट होता, पॉइंट इज अगर यहाँ पे जो हम सब्जेक्ट होता तो उसे ऑब्जेक्ट बनाते, सब्जेक्ट होता तो उसे ऑब्जेक्ट बनाते और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। मीन्स हु होता है जो वो उसे, हु जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो सब्जेक्ट होता है। तो ये भी मैं आधी कहानी छोड़ रहा हूँ, इसकी छोड़ रहा हूँ आगे की कहानी, एक और पकड़ो। अब आ जाते हैं होम पर, क्योंकि इसके बिना वो पूरा नहीं होगा, तो उतनी कहानी मैंने छोड़ दी। अब आ जाते हैं होम पर। बट होम को हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, समझे, होम को हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन पुट करे। मैं ऐसे बोलूं, होम डू यू टीच, होम डू यू टीच, कहता तुम किसे पढ़ाते हो, होम डू यू टीच, तुम किसे पढ़ाते हो। तो अब यहां पर जरा देखना, होम डू यू टीच, तुम किसे पढ़ाते हो, तो टीच वर्ब है, एक्शन कौन कर रहा है, यू, तो यू सब्जेक्ट हुआ। अब किसे पढ़ाया जाता है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। मैंने क्या कहा, और सब WH फैमिली में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं, लेकिन हु और हुम में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, एक में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट गायब होता है, एक में ऑब्जेक्ट। हु से क्वेश्चन पुट करोगे तो सब्जेक्ट नहीं होगा, क्यों, वो सब्जेक्ट के लिए तो क्वेश्चन ही पूछ रहा है, एक्शन किया किसने। और हुम ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन पुट किया जाता है, वो हुम का यूज होता है ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन पुट करने के लिए कि एक्शन किसके ऊपर हुआ, एक्शन का प्रभाव किस पर पड़ा, ये जानने के लिए ही हुम का यूज किया जाता है। होम डू यू टीच, वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तुम किसे पढ़ाते हो, तो मतलब पढ़ाने का इफेक्ट किस पर पड़ता है, उसी के लिए तो क्वेश्चन पुट कर रहा है। तो हु के केस में कभी सब्जेक्ट नहीं होगा, हुम के केस में कभी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो पॉइंट इज यहां पे हुम जो है इस ऑब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन पुट कर रहा है, इसीलिए ये जो है ऑब्जेक्ट का काम करता है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब हमारा पैसिव वॉइस क्या है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, यही करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो पॉइंट इज जब हु आएगा तो हु को हुम में चेंज करो, और हुम आएगा उसे हु में चेंज करो, हु आएगा हुम में और हुम आएगा तो उसे हु में चेंज करो। क्यों भाई, क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो अब ये समझ में आ गया ये ऑब्जेक्ट है, तो भैया जी यहां पर जो हु सब्जेक्ट है, फिर इसे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा कि नहीं, तो यहां पर आपको हुम लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और ये जो प्रेपोजिशन है, ये जो प्रेपोजिशन है वो इसके साथ आ जाएगी, बाय, तो ये हो जाएगा बाय हुम आर यू टॉट और क्वेश्चन मार्क। तो अब आपको यहाँ पे डूअर नहीं देना, हु से क्वेश्चन पुट करोगे तो डूअर नहीं देना, ये समझना। और इस बाय को आप हुम के साथ लगा दो, पहला तरीका। दूसरा, इसका पैसिव वॉइस एक और बन सकता है कि बाय हुम, कहता कि बाय हुम में मत बदलो, हु को हु में बदल दो, हु को हु रखो, आर यू टॉट, अब इस बाय को V3 के बाद रख दो, V3 के बाद बाय रख दो, ये दूसरा तरीका। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, हु टीचेस यू, उसके दो पैसिव वॉइस हैं, बाय हुम आर यू टॉट या हु आर यू टॉट बाय, दोनों ठीक है, और दोनों में कोई चॉइस नहीं है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों सही है। जब ऑप्शन देगा तो चार ऑप्शन होंगे, तो 3 गलत हैं, एक जो सही होगा या तो ये सही होगा या ये सही होगा, ये दोनों ठीक है। बस डूअर नहीं लगा सकते आप, क्योंकि सेंटेंस में डूअर है ही नहीं, और हु सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट को ही तो ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया कि देख लो हु का केस। अगर ये हु का केस समझ में आ गया तो बताऊंगा फिर हुम का केस, लेकिन बाद में। पहले मैं हु का एग्जाम्पल्स आपको और दे दूं, पहले मैं हु के एग्जाम्पल्स दे देता हूं, हु को मैं और अच्छी तरह से समझा दूं, हु को और समझ लो एग्जाम्पल लेकर। कहता है बाय यूजिंग हु, कि भाई हु से अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो हु जो होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन पुट करता है। मींस हु से क्वेश्चन पुट करोगे तो सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा ही नहीं, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो भाई पैसिव वॉइस में आप ऑब्जेक्ट लगा ही नहीं सकते, पैसिव वॉइस में डूअर लगा ही नहीं सकते, क्योंकि सब्जेक्ट में है ही नहीं, सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ही नहीं है, तो वो आपको हटाना पड़ेगा। जैसे हु टीचेस इंग्लिश, कि इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो भाई टीच कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, इंग्लिश, तो भाई ये ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है तो हमारा सब्जेक्ट मिल गया हमें, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगती है। अब पढ़ाता कौन है, कहता हूँ, कह रहा है वो सब्जेक्ट, उसी के लिए तो क्वेश्चन है। तो जब सब्जेक्ट नहीं है तो अब आप ऑब्जेक्ट लगा नहीं पाओगे, देखो बाय प्लस डूअर है ही नहीं, लगा कैसे पाओगे।
तो क्या करा, हु सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलोगे तो भाई हुम जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, इसलिए हु को हुम में बदल दिया और वो बाय जो है वो यहाँ उठकर आ गया बाय हुम। तो बाय हुम इज इंग्लिश टॉट हियर, कि किसके द्वारा इज इंग्लिश, जो इंग्लिश है टॉट पढ़ाई जाती है यहाँ पर। अब इसी का दूसरा पैसिव वॉइस, या तो आप बाय हुम रख दो और या फिर हु को हु रख दो, कोई चेंज नहीं करना, हु को हु रख दो, कोई चेंज नहीं करना। तो फिर इस बाय को उठाकर आप V3 के बाद कर दो, बाय को उठाकर V3 के बाद, हु इज इंग्लिश टॉट बाय हियर। ये बात, इसके दो पैसिव वॉइस, जब भी हु की बात करेंगे, जब भी हु की बात करेंगे उसके दो पैसिव वॉइस बनेंगे, दोनों ठीक है, कोई चॉइस नहीं है। फिर बताना चाहूंगा, जब 4 ऑप्शंस होंगे तो 3 गलत होंगे, जो एक सही होगा या तो ये होगा या ये होगा, इनमें चॉइस नहीं लेगा कि कौन सा प्रेफर करें कौन सा नहीं। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई है तो देखो मैंने यहां समझा दिया, इस बात को यहां समझा दिया कि जब भी हु आएगा तो उसे बाय हुम। अच्छा यहां स्टार लगा दो, एक स्टार लगा के चलते हैं, यहां स्टार रखना बाय हुम, क्योंकि यहाँ पर हमेशा बाय नहीं आता, यह भी से बता दूं स्टार की बात, हमेशा बाय नहीं आता, कभी बाय हुम, कभी विद हुम, कभी फॉर हुम, कभी इन हुम, कभी अबाउट हुम, तो कोई ना कोई प्रेपोजिशन बदलती रहती है, हमेशा बाय नहीं आता। लेकिन जनरली बाय मान लो 90% बाय आता है, लेकिन यार एग्जाम में तो नहीं पता ना कि वो बाकी 10% में से भी दे दे या ना दे दे, 90% बाय लगता है। तो इसे कंडीशन अप्लाई पर रखते हैं इसे, कि बाकी प्रेपोजिशन कैसे बदलती हैं वो भी बताएंगे भाई, थोड़ा सा सब्र करें, आगे आ जाएगा। तो अभी जनरल पॉइंट पर क्या बात है, अभी जो बात है फिलहाल के पॉइंट पर, कि ये जब भी हु आएगा उसे या तो बाय हुम में बदलो और सिर्फ V3 तक बनाओ, बाय प्लस डूअर नहीं बना सकते क्योंकि सब्जेक्ट ही नहीं है। और अगर हु आएगा तो बाय हुम ना करके हु को हु करो, लेकिन हुम लगाओगे तो बाय उसके साथ, अगर हु लगाओगे तो V3 को बाय के बाद रखो। लिख दिया बेटा सारा, तो देखो ये लिख दिया कि शुरू में WH फैमिली, मतलब आप क्या कर देंगे, आप क्या कर देंगे, WH फैमिली की जगह बाय हुम, बाय हुम, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। तो ये जो बाय प्लस डूअर है, तो बाय प्लस डूअर, तो ये डूअर आपको हटाना पड़ेगा, ये डूअर हटाना पड़ेगा, देखो लिखा है क्रॉस कर रखा है, डूअर हटाना पड़ेगा। बस बाय या तो V3 के बाद रखो और या फिर बाय हुम के साथ रखो। ठीक है, तो हु से क्वेश्चन पुट करने पर आप ये डूअर लगा नहीं पाएंगे। डन, यहां पर ये क्लियर हुआ। तो बेटा फिर प्रैक्टिस दे दी, इसके इन सब के 2-2 पैसिव वॉइस बनेंगे, इन सभी के 2-2 पैसिव वॉइस बनेंगे, लेकिन पहले आप इनको अटेम्प्ट करोगे, बाद में अगला आप लोगे, पहले आप इन्हें अटेम्प्ट करोगे, बाद में अगला क्वेश्चन लोगे। ठीक है, पहले आप अटेम्प्ट करेंगे। तो बेटा 5 हो गए, देखो पहले के 2, दूसरे के 2, तीसरे के भी 2 और ये चौथे के भी 2, देख लेना है ना, पहले आप अटेम्प्ट करना। तो ये 5वें के 2, ठीक है, आई थिंक समझ में आ चुका होगा। और अब आती है बात हुम की, तो ये हुम हम कल की क्लास में करेंगे, ये हुम अब हम कल क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं सेशन, ठीक है, आज के लिए इतना सेशन रखते हैं, कल मिलते हैं। तो बेटा सेट पेपर सोल्व कर लेना, तो सेकंड थर्ड करवा दूंगा कल, सेकंड और थर्ड में जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस, ठीक है बेटा, सेकंड और थर्ड में जो जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर लेना। सी यू टुमारो, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।